कि उत्तर प्रदेश जिसने पूरे देश को एक उम्मीद और हौसले से लबरेज कर दिया है। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, बहुत तरह के चुनाव में हार-जीत होती है, लेकिन जब आप अपने वक़्त के सबसे विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हों, एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी दिल्ली में बैठी हो और दूसरी तरफ कथित डबल इंजन यानी योगी आदित्यनाथ जैसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो और उनके बीच में चुनाव हो रहा हो। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इस चुनाव में 3 महीने पहले ये डिबेट हो रही थी कि जब 22 जनवरी का दिन था, ऐसा लग रहा था कि पूरा देश अब 22 जनवरी के रंग में ऐसा रंगा हुआ है कि मंदिर की बहार चल रही है। अब मंदिर के लहर में मंदिर के बाहर में कुछ भी बचेगा नहीं। मंडल की बात नहीं हो रही थी, बहुत कमज़ोर तरीके से हो रही थी, लेकिन उसी वक़्त उत्तर प्रदेश में एक पार्टी अपने बूथ को मजबूत कर रही थी। उसी वक़्त एक पार्टी जो पीडीए का सिद्धांत गढ़ करके मंडल की राजनीति को, सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नए किताब में दर्ज कर रही थी, जो कल इतिहास बनने वाला था। ये वक़्त लोगों को पता नहीं चल पाया। मेहनत हुई जब वो पार्टी पीडीए पर काम कर रही थी, उस पार्टी ने बूथ पर काम करना शुरू किया। मंदिर की राजनीति के सामने मंडल पर फिर से अपना पाँव जमाना मजबूत किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया पर खड़े होकर के बार-बार पीडीए की बात करना शुरू की। उस पार्टी को मुश्किलें झेलनी पड़ी। उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ गए। जिन पर उन्होंने यकीन किया था वो धोखा दे गए। और फिर लगा कि वो पार्टी कैसे इन सब चीज़ों से लड़ पाएगी, डील कर पाएगी। लेकिन हाँ, जनता तैयार बैठी थी और ये जो मंडल और मंदिर की राजनीति थी, इसमें जो उत्तर प्रदेश का वो दल और उसका नेता, उस उन दोनों के ज़हन में ये बात एकदम स्पष्ट थी कि ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई जाति जनगणना की है, ये लड़ाई पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की है। और इस तरह से वो लड़ाई की पृष्ठभूमि बनती चली गई और 3 महीने लगे। जनवरी 22 और आज 4 जून है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये अप्रैल-मई में तो खैर चुनाव ही चल रहा था। ये वो पृष्ठभूमि इस तरह से लिखी गई पीडीए की पृष्ठभूमि और वो उस पीडीए पर केवल बातें नहीं हुई, ज़बान से जय भीम और मंडल और बाबा साहब की बात नहीं हुई, व्यवहार में हुई और उस पे फिर अयोध्या ऐसा अध्याय जुड़ता है। मेरठ और अयोध्या 2 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं गठबंधन के बाद कुल 62 सीटें सपा को मिली, 63 मिली जिसमें से 1 उन्होंने टीएमसी को दिया। 62 सीटें मिली, उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं, वो 2 सीटें जिस पर सामान्य सीट होते हुए भी दलित प्रत्याशी उतारे गए और अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो पासी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको टिकट दिया गया और पीडीए का स्लोगन चला, हाथ में बाबा साहब का संविधान लेकर के अखिलेश यादव ने कैंपेन शुरू किया और फिर वो कमाल हुआ, जो आज कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश की जीत एक तरफ और अयोध्या की जीत एक तरफ। तो अयोध्या को इसलिए विमर्श के लिहाज से, वैचारिकी के लिहाज से, प्रतीक के लिहाज से यूँ देखना चाहिए कि बहुत नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार से। ये आज उम्मीद का दिन है और अखिलेश यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साधा है। अयोध्या इसलिए उसका मील का पत्थर बन गया है और बीजेपी इसको कभी डिफेंड नहीं कर पाएगी कि पिछले 3-4 दशकों की बीजेपी की राजनीति का जो सबसे केंद्रीय मुद्दा बन गया था, वो था राम मंदिर। और राम मंदिर पर निश्चित रूप से उसे लाभ भी मिला। लेकिन जब मंदिर बन गया और जब ये लगा कि केवल एक व्यक्ति खुद को अवतार घोषित कर रहा है, एक व्यक्ति जो अहंकार में इतना चूर है, वो कह रहा है कि मैं पैदा थोड़े हुआ हूं, ऐसा लगा है कि भेजा गया हूं। उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया पीडीए ने और बाबा साहब के संविधान ने। अयोध्या उसका सबसे बड़ा स्टाम्प है। तो मेरा मानना है अयोध्या को लेकर के ये जी। मंडल आंदोलन को हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि मंडल आजादी के पहले के भारत में मंडल के पहले का भारत कुछ और था, मंडल के बाद का भारत कुछ और था। पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी जिसे आप कह रहे हैं एक लंबी वैचारिक लड़ाई लड़ी। हम लोग तो लगातार उस लड़ाई की बात करते रहे और उसी का खामियाजा ये भुगतते रहे कि नौकरी से निकाल दिया गया, लगा कि डरा दिया जाए, चुप कर दिया जाए, क्योंकि ये त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ,
बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशी राम, बीपी मंडल, उससे होते हुए मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, इन सारे लोगों की विचार पर बात करते हैं। अब वो विचारधारा की बात पिछले तकरीबन 100 साल का इतिहास तो उत्तर भारत का है, ये वैचारिक संघर्ष का। लेकिन पिछले 3 दशक में हो ये रहा था, जिसमें से 90 के आसपास, मंडल आंदोलन के आसपास हो ये रहा था कि उत्तर भारत में एक एक कमंडल का जो आंदोलन था, उसके सामने मंडल का आंदोलन इस तरह से खड़ा था, जिसके प्रतीक बने थे मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव। राजनीतिक रूप से उस सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को बढ़ाने का वो दौर था, जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन लंबे समय से पूरे उत्तर भारत में चल रहा था। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललई सिंह यादव, एक वैचारिक तेवर था, सख्त वाला तेवर था, और उसका पॉलिटिकल रिपरकेशन मुलायम सिंह और कांशीराम में था। लेकिन उसने उसको समाज को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिद्धार्थ कुछ यूं भी देखा जाए, 95 में वो गठबंधन टूट गया और उसके बाद से सपा वर्सेस बसपा हो गया। लेकिन फायदा इसका ये मिला कि एक बार सपा की सरकार बनी, एक बार बसपा की सरकार बनी। दोनों सरकारें अपने मिजाज से काम करती रही और इसका बड़ा लाभ उत्तर उत्तर भारत के उन उन तबकों को मिला, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए नाम दिया, और ये लगातार चलता रहा। 2017 में आकर के अखिलेश यादव जो काम पर वोट मांग रहे थे, अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हमको मौका मिला तो हमने काम किया, लेकिन वो काम चला नहीं और बीजेपी आ गई। 17 में बीजेपी आई, फिर 22 में जबरदस्ती आ गई, बेईमानी से आ गई। उस बीच में एक प्रयोग 2019 का हुआ। 2019 का गठबंधन अप्रत्याशित था। जो मिले मुलायम कांशीराम वाला दौर था, वो दौर ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बुआ हैं मायावती जी, उनके सामने मतलब एक तरह से शर्तें मायावती जी की थीं, और उसको पालन करते हुए अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। उसमें 5 सीटें सपा को 5 ही रह गई और बसपा 10 हो गई। लेकिन जनता चाहती थी कि वो गठबंधन सरवाइव करे। जनता चाहती थी कि सपा और बसपा एक साथ रहें। जनता चाहती थी कि ये हमारा बहुजन एका है। लेकिन अचानक वो गठबंधन टूटा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करते हम। वो गठबंधन अचानक तोड़ दिया गया। उसके बाद से अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाते हुए एक शब्द भी बहन जी के ऊपर नहीं बोला। इवन 22 का चुनाव आया तो वो केवल इतना कहते रहे कि भाई उसको वोट देना जो बीजेपी को हराए, बाकी को नहीं। नतीजा ये हुआ, 22 के चुनाव में बसपा एक एमएलए पर चली गई, वो भी उमाशंकर सिंह अपने बदौलत जीते। उस लेकिन 19 के चुनाव से अखिलेश यादव ने जो जो हासिल किया था, वो लोहिया के साथ डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ना था, और उसे अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा, जिसको 22 में थोड़ा प्रयोग करके बढ़ाया, लेकिन 22 का चुनाव हारने के बाद उसे और मजबूत किया। इससे हुआ ये कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया को जोड़ना, इसने दलित और पिछड़ी आबादी के बीच उत्तर प्रदेश में जो खाई थी, उसे धीरे धीरे ही सही भरने की कोशिश की। धीरे धीरे पुरानी गलतियों पर बात करके, और मुझे याद है 2024 का चुनाव सिद्धार्थ, एक बार बात होने लगी, कुछ बात हुई, अखिलेश जी ने केवल ये बोला था कि बसपा से गठबंधन का क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई गारंटी कौन लेगा। इस बयान से बहुत आहत होकर के बहन जी ने बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए सपा के लिए। अखिलेश यादव से फिर इंटरव्यू में पूछा गया कि मायावती जी पर क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन पर कुछ नहीं बोलेंगे, और निर्देश दिया कि सपा का कोई भी नेता बसपा प्रमुख पर कुछ भी नहीं बोलेगा। ये एक चीज है जो राजनीति में मैच्योरिटी दिखाती है, वो अखिलेश यादव ने दिखाई, और पीडीए की रणनीति ने बची खुची काम को पूरा कर दिया। 11 टिकट कुर्मी, 7 टिकट मौर्य शाक्य कुशवाहा, 6 टिकट पासी, 6 टिकट इनको मिला है, राजभर, कश्यप, निषाद, मल्ला, इन जातियों को मिला है, बिंद को मिला है। और पिछले एक दशक में ये वो जातियां रही जिसकी मेजॉरिटी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई थी। बसपा धीरे धीरे अपना कोर वोटर भी खो रही थी। बसपा का 22 में परसेंटेज 12% पर आ गया। आज बसपा 8 से 9% के बीच में है। इसका एक असर ये देखेंगे आप कि टिकट वितरण में, मैं क्यों कह रहा हूं अयोध्या एक एक मील का पत्थर है। अयोध्या में चुनाव लड़ रहे थे दलित समुदाय के अवधेश प्रसाद। दलितों ने एकजुट होकर के
मैं इस बात को कहने में कोई लाग लपेट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के दलितों ने संविधान को बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए इस बार सपा को वोट दिया है। मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा। ये एक नया नैरेटिव है। ये नैरेटिव पीडीए की उपलब्धि है। ये नैरेटिव बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर लोहिया के साथ जोड़ने की, जो 1956 में दोनों मिलकर के काम करना चाह रहे थे, वो सफर अधूरा रह गया क्योंकि कुदरत ने बाबा साहब को पहले छीन लिया। वरना डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का संवाद हुआ था कि हम दोनों मिलकर के काम करें। वो काम अखिलेश यादव ने अपने उत्तर प्रदेश में किया। टिकट वितरण वैसा किया, पीडीए पर काम किया। मुझे लग रहा है कि संविधान को बचाने की के सवाल को केंद्रीय विषय बना दिया और खुद की जो संयमित शख्सियत है, उससे बियॉन्ड द कास्ट लाइन, अति पिछड़े समुदाय के वोट, बिंद, कश्यप, निषाद, मल्ला, उसके बाद आप चले जाइए पासी बिरादरी में, उसके बाद आप चले जाइए मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, एक मुश्त वोट मिला है इनको। ये एक कमाल के रूप में बढ़ा हुआ है और 4-5 सीटें तो ऐसे हारे हैं जैसे फूलपुर की सीट, 1000, 1500, 2000 की सीट। फर्रुखाबाद में भी विवाद चल रहा है। अलीगढ़ की सीट, मेरठ की सीट जिसमें सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट उतारा अखिलेश यादव ने 2 जगह पर, अयोध्या और मेरठ। मेरठ बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। ये वो समीकरण था जिसने उत्तर भारत की राजनीति को फिर से सामाजिक न्याय के धरातल पर खड़ा किया है। मंदिर के सामने मंडल और सामाजिक न्याय की राजनीति जीती है क्योंकि पीडीए लोहिया और अंबेडकर को जोड़ करके एक नया सूत्र खोज रहा है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश को एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा की तरफ ले जाएगा। हम जानते हैं कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात और डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, हम पीडीए की बात कर रहे हैं जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। टिकट दिया, जीते, मजबूत हुए, भरोसा पाया है, उनके वोट आपको मिले हैं, तो जिम्मेदारी के साथ मिले हैं। और वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से इस बात की है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक जरूरत के वक्त उस पूरे तबके को, उस पूरे पीडीए को इस बात का एहसास हो कि जिसको हमने अपना माना है, वो हमारा है। मुझे याद आ रहा है सिद्धार्थ दा कि आजमगढ़ की वो रैली थी, मैं उस रैली में शामिल था। एक इंटरव्यू में पत्रकार पूछता है कि अखिलेश जी क्या लगता है आपको, अगर ये चुनाव आप लोग हार गए तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये चुनाव अगर हारे तो इस देश में संविधान नहीं बचेगा, चुनाव नहीं होंगे और दमन और शोषण जो हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जिस बात को कहने से बचते रहे अखिलेश यादव जी, वो बात वहां खुल करके कही कि चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, वो मारे जाएंगे और ज्यादा मारे जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस पूरे कैलकुलेशन को अगर मैं देखूं, उन्होंने यादवों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने मुसलमानों को टिकट कम दिया क्योंकि उनको ये यकीन था कि जो नैरेटिव बना है कि एक जाति और एक धर्म की पार्टी बनाई जाए सपा को, वो इंक्लूसिव पार्टी बने, सबकी पार्टी बने। अब अगर सबने वोट दिया है तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है और पहले भी इस बात को करते रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव को मैं इस रूप में भी एक बड़ा नेता फिलहाल देख रहा हूं क्योंकि सोशल जस्टिस के जो लीडर होते हैं ना, वो नफरत की बुनियाद पर कभी खड़े नहीं होते। आप अखिलेश यादव के इतने दिन के पॉलिटिकल करियर में एक विवादित बयान नहीं पाएंगे, एक हिंसक और उत्तेजक बात नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। और उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हैं? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के बयान अगर अखिलेश यादव के लिए सुन लिए जाएं तो आपको लगेगा कि किसी को भी क्रोध आ सकता है। वो आदमी बिलो द बेल्ट हमला करते हैं लोग अखिलेश यादव के ऊपर। तो वो जो संयम, जो मृदुता, जो संवेदनशीलता एक नेता में होनी चाहिए, वो इनमें है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप एक नए नेता को देखेंगे जो और ज्यादा संवेदनशीलता से, चाहे वो दलित समाज का सवाल हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का सवाल हो, वो खड़े होंगे। बहुत लोग इस बात को लेकर के गुरेज कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी पर क्या करेंगे, घर पहुंच गए और घर जाकर के कहा कि ये हत्या हो रही है और प्रशासन इस बात का जवाब दे कि परिवार इस बात को क्या कह रहा है। जितने भी जगह पर थे वहां पर शिष्टमंडल भेजा अपना, जहां पर दलित समाज के एट्रोसिटी का सवाल आया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो देखना है कि कल किसकी सरकार बनती है या किस दिशा में जा रही है। हम तो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की सरकार भी तख्त और ताज बदले और अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़ा समाज हो,
महिलाएं हैं, इन पर इस तरह की एट्रोसिटी या ज्यादती बिल्कुल खत्म हो, बंद हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे उम्मीद है कि पीडीए का बात करने वाला एक नेता पीडीए के लोगों के साथ हर वक्त खड़ा मिलेगा। इसकी मैं उम्मीद करता हूं और यकीन भी करता हूं।